नमस्कार। आनंद कला मंच पर मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास है वडोदरा गुजरात से डॉक्टर रचना निगम के संपादन में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका नारी अस्मिता के जून अगस्त 2022 की ये प्रति। इसके पृष्ठ संख्या 34 पर प्रकाशित हुई है मेरी कहानी औरत की व्यथा कथा। जी हाँ, आज मैं आपको इस पत्रिका के पृष्ठ 34 पर प्रकाशित अपनी कहानी औरत की व्यथा कथा सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, प्रस्तुत है कहानी औरत की व्यथा कथा। सरकारी खर्चे पर प्रांत की साहित्य अकादमी के सौजन्य से आयोजित साहित्य संगम अपने आप में एक अनूठा आयोजन था। हर कोई इसे साहित्यकारों का महाकुंभ कह रहा था। कहीं साहित्यकार आपस में चर्चा कर रहे थे तो कहीं अलग अलग सभागारों में विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर विचार गोष्ठियाँ चल रही थीं और साथ ही साथ विभिन्न विधाओं के साहित्य अकादमी की ओर से श्रेष्ठ कृति सम्मान प्राप्त साहित्यकारों का सम्मान भी किया जा रहा था। हिंदी साहित्य से संबंधित सभागार में भी ऐसा ही चल रहा था। अकादमी के श्रेष्ठ कृति सम्मान से सम्मानित लेखक अथवा लेखिका का नाम पुकारा जाता, उसे सम्मान पाने के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाता, उसे विधिवत रूप से सम्मानित किया जाता और फिर वह अपनी रचना यात्रा के बारे में संक्षेप में बताता। कहा जा सकता है कि साहित्यकार की अपनी रचना यात्रा की कहानी भी किसी कहानी से कम नहीं होती, पर इसे आधे झूठ के रूप में साहित्य में प्रस्तुत करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है अपने जैसे लोगों के सामने मंच पर खड़ा होकर संक्षेप में प्रस्तुत करना। मंच पर जाते जाते साहित्यकार को सोचना पड़ता है कि वह अपनी बात कहाँ से शुरू करे और कहाँ समाप्त करे कि वह उसे दिए गए थोड़े से समय में वो सब कह जाए जिसे मंच और मंच के सामने बैठे लोगों ने उससे सुनना चाहा है। अपना नाम पुकारे जाने के इंतज़ार में बैठी डॉक्टर निशा भी मन ही मन अपनी रचना यात्रा की कहानी को संपादित कर रही थी कि तभी मंच संचालक ने मंच से उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा था, और अब श्रेष्ठ कृति सम्मान पाने वालों की सूची में मैं आगे बढ़ूं तो मेरे सामने अगला नाम है डॉक्टर निशा का। निशा का नाम पुकारा जाते ही औपचारिकतावश सभागार तालियों से गूंज उठा था, किंतु साथ ही साहित्यकारों के बीच आपसी खुसर पुसर भी शुरू हो गई थी। कोई कह रहा था कि डॉक्टर निशा नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं, ना कहीं देखा है। तो कोई कह रहा था कि नहीं देखा है तो अब देख लो, इस युग में सब कुछ संभव है। तालियों की ताल पर हाल में खुसर फुसर होती रही थी और अपनी सीट से उठकर निशा मंच की तरफ बढ़ गई थी। मंच पर चढ़ने के 3 पायदान थे। दूसरे पायदान पर पांव रखते रखते उसने दर्शकों की तरफ दृष्टि डालकर दर्शकों का अभिवादन किया था और तीसरे पायदान पर पांव रखते ही वह मंच पर उसे सम्मानित करने के लिए खड़े महानुभाव से मुखातिब हो गई थी। जिससे भी उसकी नज़र मिलती गई वह सबका अभिवादन करती गई। इसके साथ ही साथ उसके गले में फूलों का हार डालने, शाल ओढ़ाने और प्रशंसा पत्र देकर उसे सम्मानित करने की सब क्रियाएं भी क्रमशः चलती रही थी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी साथ ही साथ होती रही थी और अब बारी थी उसके द्वारा अपनी रचना यात्रा के बारे में संक्षेप में बताने की। गले में फूलों का हार पहने, कंधे पर सम्मान का शाल डाले और सम्मान पत्र को सीने से लगाए माइक की ओर बढ़ते वक्त उसने अपने दिल की तेज होती धड़कनों को नियंत्रित करते हुए कहना शुरू किया था, मित्रों नमस्कार। यूँ तो मेरी रचना यात्रा भी आपसे भिन्न नहीं है। मुझे भी अन्य रचनाकारों की तरह से परिवेशगत परिस्थितियों ने लिखने के लिए प्रेरित किया है और उसी के चलते आज मैं आपके सामने श्रेष्ठ कृति रचनाकार के रूप में खड़ी हूँ। किंतु आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कृति के अलावा अब तक मेरी अन्य कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में मैंने इस श्रेष्ठ कृति सम्मान की घोषणा के बाद बधाई एवं शुभकामनाओं से कहीं अधिक अपने परिवेश के उन लोगों की तरफ से मिली आलोचना के दंश को झेला है जिन्होंने आज तक न तो मेरी कृति को पढ़ा है और न ही कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैंने इसकी रचना क्यों की है। निशा के इस प्रश्न पर सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा,
इस संदर्भ में अधिक विस्तार से न जाकर मैं सीधे सीधे अपनी रचना यात्रा पर आना चाहती हूँ। किंतु किसी भी रचनाकार की रचना यात्रा अचानक शुरू नहीं होती है। कभी कभी उसे रचनाकार बनाने वाली कुछ परिस्थितियाँ उसके जन्म से भी बहुत पहले से उसका पीछा करती हुई आती हैं और उसके जन्म के साथ ही नए रूप में जन्म लेकर ऐसा कुछ करती हैं कि जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे चलकर या तो कुछ लिखे या फिर मरे। निशा की इस बात पर पूरा सभागार ही सोचने की मुद्रा में आ गया। निशा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, हो सकता है आप में से कुछ या फिर सभी के सभी मेरी इस बात से सहमत ना हों, किंतु मेरी रचना यात्रा का सच यही है। कहते कहते वह रुकी और फिर उसने कहा, एक लड़की के रूप में जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वह परिवार मेरे जन्म से पहले लड़के की उम्मीद लगाए बैठा था। मेरे जन्म से घर में मातम छा गया। लड़के को जन्म देकर मेरी दादी को पोते की दादी बनाने वाली मेरी ताई की तुलना में मेरी माँ को परिवार में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसके साथ बात बात पर झगड़ा किया जाने लगा और तरह तरह के ताने देकर घर से निकल जाने को कहा गया। मेरी माँ तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी नानी ने मुझे बताया है कि समाज में बड़ों की बात का विरोध न करने के बहाने जब मेरे पिताजी अपने माता पिता व बड़े भाई व भाभी का पक्ष लेने लगे तो बात केवल उपेक्षा और तानों तक ही सीमित नहीं रही। मेरे पिताजी का हाथ एक बार जो मेरी माँ पर उठा तो बस उठता ही चला गया और इसी के चलते मेरी माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल देने के बाद जिस तरह औरत के पांव एक बार तो अपने मायके की तरफ अवश्य ही उठते हैं, उसी तरह से मेरी माँ भी अपने मायके में पहुंची। उसे लेने कोई नहीं आया, किंतु फिर भी मेरे नाना नानी और मामा ने मेरी माँ को यह कहते हुए उसकी ससुराल वापस भेज दिया कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। यदि तुमने अपने घर को नहीं संभाला तो घर बिखर जाएगा और फिर सब दिन एक समान भी तो नहीं होते हैं। अपनी रचना यात्रा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए निशा ने कहा, मायके वालों के समझाने पर मेरी माँ मुझे नाना नानी के पास छोड़कर अपनी ससुराल चली गई। उन्हें लगा था कि जैसे सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूँ। यदि मैं उनकी गोद में दिखाई न दूंगी तो शायद अब झगड़ा न हो, किंतु ऐसा हुआ नहीं। लड़की पैदा करने में मेरी माँ का कोई दोष न होते हुए भी उसकी ससुराल में उसे इस बात की सज़ा दी जाती रही कि उसने लड़के को जन्म क्यों दिया। मेरी दादी के कहने पर वह क्यों सहमत नहीं हुई मेरे जन्म से पहले भ्रूण की जांच करवाने के लिए और फिर जन्म से पहले ही मुझसे पीछा छुड़ा लेने के लिए। अपनी बात को जारी रखते हुए निशा ने कहा, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ के पेट में पल रहा अगला बच्चा लड़का है या लड़की, यह पता लगाने की फिर योजना बनी और कहा जाता है कि इस योजना में परिवार का साथ न देने के कारण मेरी दादी के कहने पर मेरे पिता ने ही मेरी माँ को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। कहते कहते निशा का गला भर आया था। अपने आप को संभाल कर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ की मौत इत्तफाकन नहीं बल्कि मेरे पिता द्वारा की गई हत्या थी, किंतु मेरी परवरिश का वास्ता देकर मेरी माँ की हत्या को पुलिस से मिलकर इत्तफाकन मौत का मामला बनाया गया। इसके बाद मेरे पिता मुझे अपने साथ ले गए, पर जैसे ही उनकी दूसरी शादी की बात कहीं चलने लगी, उनकी पहली पत्नी की संतान के रूप में मैं उनकी दूसरी शादी की राह में रुकावट बनने लगी, तो मुझे फिर से मेरे नाना नानी के पास भेज दिया गया। बहाना किया था नाना नानी के यहाँ भेजकर मुझे पढ़ाने का, मगर मुझे मालूम है कि मेरे खर्चे के नाम पर मेरे पिता ने कभी एक नया पैसा भी मेरे नाना नानी को नहीं दिया। संघर्षों से जूझते हुए मैं पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और एक स्कूल टीचर के रूप में अपने पैरों पर खड़ी हुई तो मेरे नाना नानी व मामा जी मेरी शादी की चिंता करने लगे। रिश्तेदारी के ही किसी व्यक्ति ने जब बताया कि फला लड़का देखने में सुंदर व पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं लगी है अभी, किंतु लग जाएगी, और नहीं भी लगेगी तो भी कोई ख़ास बात नहीं, घर की अच्छी ज़मीन है, कुआं है, ट्रैक्टर है,
गाड़ियाँ हैं, अपना कोई कारोबार शुरू करेगा तो भी लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे। उस बिचौलिए ने मेरे नाना नानी व मामा मामी की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उन्होंने लड़के को देखने के बाद ये कहते हुए उससे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया कि उसकी नौकरी नहीं लगी है तो क्या हुआ, तो लगी हुई है ना। मैं ससुराल गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक पर्दे में रहा, किंतु बाद में धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। पति शराब पीता था, टोकने पर मारपीट करता था। सास ससुर को कहते तो वो भी उसी का पक्ष लेते हुए कहते कि तू नौकरी करती है ना, इसी का रूप दिखाती है। मास्टरनी है तो स्कूल में ही मास्टरनी बनकर रहे, घर में मास्टरनी बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपनी माँ की तरह जैसे तैसे करके सहन करती रही। साल भर बाद परमात्मा ने मेरी कोख में एक बेटी को इस संसार में भेजा, पर बुद्धि के नाम पर उसे कुछ नहीं दिया। लंबा समय बीतने पर भी वह सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार न कर सकी। बड़ी होने पर उसके जो कार्य उसे करने चाहिए थे वे भी मुझे ही करने पड़े। पति को तो शराब पीकर मेरे साथ झगड़ा करने व मारपीट करने से ही फुर्सत नहीं थी। कुछ कहती तो आरोप यही होता कि मैं नौकरी करती हूँ इसलिए रौब जमाती हूँ। हालात ऐसे हुए कि जीने की इच्छा न रही, पर जीने को इसलिए मजबूर थी कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। मेरा ये दुख ऐसा था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मायका तो मेरा था ही नहीं, ननिहाल था। पति का घर छोड़कर ननिहाल पर बोझ बनना मैंने किसी भी तरह से उचित नहीं समझा। अपनी बेटी के लिए अपनी नौकरी में व्यस्त और मस्त रहने की कोशिश की, मगर ये भी पति व सास ससुर को गवारा नहीं हुआ। बेटी की देखभाल के लिए मेरी नौकरी छुड़वाने की कोशिश करने लगे। न मानने पर कभी मेरे चरित्र पर आरोप लगाते तो कभी कोई भी बहाना बनाकर मेरी मार पिटाई करते। ऐसे हालातों में मेरा जीना मुश्किल हो गया था कि तभी मेरा स्थानांतरण एक ऐसे विद्यालय में हो गया जिसमें एक शिक्षक साहित्यकार सेवारत थे। जिला पुस्तकालय में उनकी पुस्तकों को मैं पहले भी देख व पढ़ चुकी थी। अब व्यक्तिगत रूप से उनके संपर्क में आने पर उनके लिखे हुए को भी पढ़ा और उन्होंने अभी तक जो लिखा नहीं था वह भी उनके व्यवहार में देखा, सुना, महसूस किया व उनसे सीखा। हालांकि मैंने व्यथा कथा उन्हें नहीं सुनाई थी, किंतु फिर भी बातों बातों में उनसे प्रेरणा पाकर मैंने अपने जीवनानुभवों को लिखना शुरू किया था और उसी के प्रतिफल के रूप में मेरी पहली कृति उपन्यास विधा में औरत की व्यथा कथा के नाम से आपके सामने आई। साहित्य अकादमी ने इसे श्रेष्ठ कृति के रूप में चुना है। इसके लिए अकादमी की आभारी हूँ और आपने मेरी रचना यात्रा के रूप में मेरी नहीं बल्कि इस समाज की एक उस औरत की व्यथा कथा को सुना है जो मेरी जगह कोई भी हो सकती है। मेरा नाम निशा है, उसका दिशा, दीक्षिता, दीपशिखा, दीपाली, अनीता, विनीता, सुनीता, कविता या फिर पूजा, पार्वती, नेहा, स्नेहा कुछ भी हो सकता है, पर उसकी व्यथा कथा वही मिलेगी जो कि मेरी या मेरे उपन्यास की नायिका पूजा की है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। कहते हुए निशा मंच से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई थी, किंतु अब तालियों की ताल पर दर्शकों की खुसर पुसर नहीं बल्कि चेहरों पर उससे परिचय व उसके प्रति सम्मान का भाव था। तो ये थी मेरी कहानी औरत की व्यथा कथा, जो प्रकाशित हुई है वडोदरा गुजरात से डॉक्टर रचना निगम के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका नारी अस्मिता के जून अगस्त 2022 अंक में पृष्ठ संख्या 34 पर। मुझे विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी का प्रस्तुतिकरण भी इस तरह से आनंद कला मंच यूट्यूब चैनल पर हो, तो आप अपनी आवाज़ में अपनी कहानी को रिकॉर्ड करके अपने फ़ोटो एवं संक्षिप्त परिचय के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भिजवा सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।